इस पूरी लड़ाई में भारत के लोगों ने जिस संयम, साहस और सहयोग का परिचय दिया, वो एक समाज के रूप में हमारी बढ़ती हुई शक्ति और संवेदनशीलता का प्रतीक है। भारत ने इन मुश्किल हालात में न केवल खुद को संभाला बल्कि दुनिया की मदद भी की। कोरोना महामारी से बने माहौल में आज दुनिया भारत को नए विश्वास से देख रही है। दुनिया की आर्थिक स्थिरता के लिए, सप्लाई चेन की सुगमता के लिए और वैश्विक शांति के लिए दुनिया को भारत से बहुत उम्मीदें हैं। आगामी महीनों में भारत अपनी अध्यक्षता में G20 ग्रुप की मेजबानी भी करने जा रही है। इसमें दुनिया के 20 बड़े देश भारत की अध्यक्षता में वैश्विक विषयों पर मंथन करेंगे। मुझे विश्वास है भारत में होने वाले इस मंथन से जो निष्कर्ष और नीतियां निर्धारित होंगे, उनसे आने वाले दशकों की दिशा तय होगी। देवियों और स्वजनों, दशकों पहले मुझे रायरंगपुर में श्री अरबिंदो इंटीग्रल स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्य करने का अवसर मिला था। कुछ ही दिनों के बाद श्री अरबिंदो जी की 150वीं जन्म जयंती मनाई जाएगी। शिक्षा के बारे में श्री अरबिंदो के विचारों ने मुझे निरंतर प्रेरित किया है। जन प्रतिनिधि के रूप में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए और फिर राज्यपाल के रूप में भी मेरा शिक्षण संस्थानों के साथ सक्रिय जुड़ाव रहा है। मैंने देश के युवाओं के उत्साह और आत्मबल को करीब से देखा है। हम सभी के श्रद्धेय अटल जी कहा करते थे कि देश के युवा जब आगे बढ़ते हैं तो वे सिर्फ अपने ही भाग्य नहीं बनाते बल्कि देश का भी भाग्य बनाते हैं। आज हम इसे सोच होते देख रहे हैं। वोकल फॉर लोकल से लेकर डिजिटल इंडिया तक हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा आज का भारत विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर औद्योगिक क्रांति 4.0 के लिए पूरी तरह भारत तैयार है। रिकॉर्ड संख्या में बन रहे स्टार्टअप्स में, नए नए इनोवेशंस में, दूर सुदूर क्षेत्रों में डिजिटल टेक्नोलॉजी की स्वीकार्यता में भारत के युवाओं की बड़ी भूमिका है। बीती वर्षों में भारत ने जिस तरह महिला सशक्तिकरण के लिए निर्णय लिए हैं, नीतियां बनाई गई है, इससे भी देश में एक नई शक्ति का संचार हुआ है। मैं चाहती हूँ कि हमारी सभी बहनें व बेटियां अधिक से अधिक सशक्त हो तथा वे देश के हर क्षेत्र में अपना योगदान बढ़ाती रहें। मैं अपने देश के युवाओं से कहना चाहती हूँ कि आप न केवल अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं बल्कि भविष्य के भारत की नींव भी रख रहे हैं। देश के राष्ट्रपति के तौर पर मेरा हमेशा आपको पूरा सहयोग रहेगा। देवियों और स्वजनों, विकास और प्रगतिशीलता का अर्थ निरंतर आगे बढ़ना होता है, लेकिन साथ ही अपने अतीत का ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है। आज जब विश्व सस्टेनेबल प्लैनेट की बात कर रहे हैं तो उसमें भारत की प्राचीन परंपराओं, हमारे अतीत की सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की भूमिका और बढ़ जाती है। मेरा जन्म तो उस जनजातीय परंपरा से हुआ है जिसने हजारों वर्ष से प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीवन को आगे बढ़ाया है। मैंने जंगल और जलाशयों के महत्व को अपने जीवन में महसूस किया है। हम प्रकृति से जरूरी संसाधन लेते हैं और उतनी ही श्रद्धा से प्रकृति से सेवा भी करते हैं। यहाँ
संवेदनशीलता का आज वैश्विक अनिवार्यता बन गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विश्व का मार्गदर्शक बन रहा है। देवियों और स्वजन, मैंने अपने अब तक के जीवन में जन सेवा में ही जीवन की सार्थकता को अनुभव किया है। श्री जगन्नाथ क्षेत्र के एक प्रख्यात कवि भीम भोई जी की कविता की एक पंक्ति है, मो जीवन पछे नर्क के पड़ी थाउ जगत उद्धार। अर्थात अपने जीवन के हित और हित से बड़ा जगत कल्याण के लिए कार्य करना होता है। जगत कल्याण की इसी भावना के साथ मैं आप सब के विश्वास पर खरा उतरने के लिए पूरी निष्ठा व लगन से काम करने के लिए सदैव तत्पर रहूंगी। आइए हम सभी एकजुट होकर समर्पित भाव से कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े तथा वैभवशाली व आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय। Honorable President, Srimati Draupadi Murmu ji, respected Sri Ramnath Kovind ji, Prime Minister Sri Narendra Bhai Modi ji, Speaker of Lok Sabha Sri Om Birla ji, Chief Justice of India Sri N.V. Ramana ji, respected parliamentarians, other dignitaries, brothers and sisters, and my dear fellow citizens, Namaskar. Madam President, you have just addressed the members of the Parliament. I wish to read a few paragraphs from the English version of the address, and the rest may be considered as read in view of the time constraint. I express my heartfelt gratitude to all members of Parliament and legislative assemblies for electing me to the highest constitutional post of India. Brothers and sisters, we have to work at a fast pace in this Amrit Kal to fulfill the expectations of our freedom fighters from the citizens of independent India. In these 25 years, the path to attain the goals of Amrit Kal will proceed on two tracks, Sabka Prayas or Sabka Kartavya, everyone's efforts and everyone's duty. The new development journey towards the bright future of India has to be undertaken by our collective efforts following the path of duty. We will be observing Kargil Vijay Divas tomorrow, July 26th. This day is a symbol of both the bravery and the restraint of the Indian armed forces. Today, I extend my best wishes in advance to the armed forces of the country and to all the citizens of India. Brothers and sisters, growth and progress mean continuously marching ahead. But equally important is awareness about one's past. Today, when the world is talking about sustainable planet, the role of India's ancient traditions and sustainable lifestyle becomes more important. I was born in the tribal tradition which has lived in harmony with the nature for thousands of years. I have realized the importance of forests and water bodies in my life. We take necessary resources from nature and serve nature with equal reverence. This sensitivity has become a global imperative today. I am happy that India is guiding the world in the field of environmental protection. Brothers and sisters, in my life so far, I have realized the meaning of life
only through public service. There is a line from the poem of Bhim Bhoi Ji, a famous poet of Sri Jagannath Kshetra. Mo Jeevan Bacche, Narke Paditao, Jagata Uddar Hev. That is, working for the welfare of the world is far greater than one's own interest. With the spirit of welfare of the world, it always be ready to work. All of us, with full devotion and dedication, to live up to the trust you all have reposed in me. Let us all unite and move forward on the path of duty with a dedicated spirit to build a glorious and self-reliant India. Thank you. Jai Hind. राष्ट्रपति महोदया, आपकी आज्ञा हो तो समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाए। नमस्ते करेंगे। So 25th of July, yet again going down in Indian history as a significant day. The 10th successive president to have been sworn in today. Madam Draupadi Murmu was sworn in as the 15th president of India a short while ago. The oath of office was administered to her by Chief Justice of India, N.V. Ramana. The ceremony has now concluded. In fact, after the oath-taking ceremony, which was followed by a 21-gun salute and
the first address of the 15th President, which was then, excerpts of which were also translated in English and read out by Vice President and Rajya Sabha Chairman Mr. M. Venkaiah Naidu. The ceremony in the Central Hall of Parliament has now concluded, and as you can see, the 14th President of India, Mr. Ram Nath Kovind, the new President, Madam President Murmu, along with other dignitaries now leaving for the Rashtrapati Bhavan. तो तमाम इतिहास जो आज इस शपथ ग्रहण समारोह के साथ हमने बनते देखे, आजादी के बाद जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति देश को मिली है। साथ ही हम देख रहे हैं कि अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन की ओर रवाना होंगी और राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में हैंडिंग ओवर सेरेमनी होगी और इसके बाद राष्ट्रपति भवन से रामनाथ कोविंद विदा होंगे। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। संसद भवन से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देश में दूसरी बार सर्वोच्च पद पर महिला आसीन हुई हैं। कई मायनों में आज हमने इतिहास को बनते देखा है और तमाम बड़ी बातें जो आज राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कही हैं। उन्होंने नई भारत की नई तस्वीर का जिक्र किया और कहा कि वो तमाम देशवासियों की जो आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनका अभिनंदन करती हैं और सबसे बड़ी बात कि एक महत्वपूर्ण कालखंड है जिस दिन उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि एक और महत्वपूर्ण पड़ाव जब देश ने आजादी के 50 साल पूरे किए, उस वक्त उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और आज जब देश अमृत महोत्सव मना रहा है, उस वक्त उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। Absolutely, and significantly, as the new Commander-in-Chief of the Indian Armed Forces, the President also hailed the contribution, the grit, the valor of the security forces, the Indian Armed Forces, who continue to guard us. And as 26th of July is remarkable in Indian history, we celebrate Kargil Vijay Divas on this very day. Just a day before that, Madam President Murmu has taken oath as the 15th President. And the President in India is the Commander of the Indian Armed Forces.
So after the conclusion of the swearing-in ceremony of the 15th President of India, the motorcade of the new President on its way back to the Rashtrapati Bhavan, where in a short while from now we'll witness an inter-services guard of honor which will be given to her in the forecourt of the Rashtrapati Bhavan. Also courtesies will be extended to President Ramnath Kovind, the 14th President of India, whose tenure ended on the 24th of July. 25th of July, that's today, the country has gotten its new president, the first coming from the most marginalized section of our society. Madam Murmu belongs to a tribal community, and she, in a way, represents an inclusive democracy that India is known for. As you must have heard in her speech, from the first college goer in her village to now being elevated to the first citizen of the world's largest democracy. Her journey has been remarkable. In a short while from now, the Inter-Services Guard of Honor at the Rashtrapati Bhavan. और इस समय स्टूडियो में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह और संजय सिंह, दोनों हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रामकृपाल जी, पहली आपकी प्रतिक्रिया, इतिहास को हमने बनते देखा और अब एक तरह से मैं कहूं कि औपचारिक हस्तांतरण की जो आखिरी प्रक्रिया है वो अब संपन्न होगी राष्ट्रपति भवन में। एक और तस्वीर जो हम इस मौके पर देखते हैं, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। ये तमाम तस्वीरें अपने आप में क्या संकेत दे रही हैं भारत के लोकतंत्र को लेकर? देखिए, आज का जो दिन है, जो मुर्मू जी ने पूरे अपने भाषण में जिस चीज का जिक्र किया, आप भी कर रही थी, उन्होंने कहा कि जब आजादी के 50 साल हुए थे तो उन्होंने इस राजनीति में कदम रखा था, और आज 75 साल जब हो रहे हैं तो वो इस देश के सर्वोच्च पद पर पहुंची हैं। ये अपने आप में एक बताता है कि भारतीय लोकतंत्र, जिनको शुरू में आजादी के बाद ये शंका थी कि इस देश में इतनी बड़ी आबादी में लोकतंत्र चल भी पाएगा कि नहीं चल पाएगा, वह लोकतंत्र कैसे धीरे धीरे क्वांटिटेटिव चेंज उसमें हो रहा था। और आज की तारीख ऐसी है कि जब क्वांटिटेटिव चेंज क्वालिटेटिव चेंज में बदल जाता है तब दिखाई पड़ता है। जैसे पानी 99 डिग्री तक आपको 0 से 99 पानी दिखेगा, लेकिन 100 पर वो भाप बनता है। आज मुर्मू जी का जो पूरा है, मैं एक लाइन में अगर कहूं तो जंगल, खेत की मेड़, गांव की जो धूल है, धूल भरा हुआ पांव, आज राष्ट्रपति ये पद के दरवाजे तक पहुंचा है भारतीय लोकतंत्र का। इससे बड़ा मैसेज पूरी दुनिया के लिए कि कैसे हम कहां तक पहुंचे हैं। और देखिए, हमारे यहां शायद भारत, मैं समझता हूं, मुझे नहीं पता, कि जैसे मुर्मू जी ने कहा, मुर्मू जी का जो व्यक्तिगत जीवन रहा है वो संघर्षों की ऐसी कहानी है दुख भरी, जिसको देख करके कोई भी पढ़ करके पता चलेगा लोगों को। लेकिन इस महिला का जो आत्मविश्वास है, देखिए, उन्होंने बड़े चुन चुन के शब्द कहे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने इस राजनीतिक जीवन में महिलाओं और युवाओं के सपने और उनकी सामर्थ्य, Absolutely. So ये जो वर्ड है ना, उनके सपने और उनकी सामर्थ्य। और एक उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान धीरे धीरे लीग से हट करके एक नया हिंदुस्तान बन रहा है, जिसको देखिए मोदी जी ने भी कई बार अपना कहा होगा कि 2000 हमें एक नए हिंदुस्तान की तरफ जाना है। तो कैसे उन्होंने, देखिए, एक गांव से निकली हुई, अपने गांव की पहली वो महिला थी जो स्कूल गई थी एक पढ़ाई करने, कॉलेज गई, वो उनकी एक आज पूरा का पूरा उनका भाषण एक पोएटिक रहा है। वो अपने आप में कविता है, एक एक लाइन बहुत कुछ कहती है। जैसे रामचरितमानस में एक चौपाई बहुत कुछ कहती है, वैसे मैं इस मामले में कि जो बातें उन्होंने जिस तरह से कही, और देखिए कहीं भी उनमें इस पद पर पहुंचने के बाद जो विनम्रता झलक रही है, जो आभार है, पूरे जो कष्ट उन्होंने जीवन में सहे उसके लिए भी वो समस्त भारतीय समाज का आभार व्यक्त करती हैं। यानी संघर्ष जो है
वो आपको विनम्र बनाता है। सफलता जहां पहुंचती है तो वो उदारता और विनम्रता के साथ पहुंचती है। Absolutely. It is, this modesty, this simplicity, and the kind of life that she has had, the struggles that she's faced over the, over the entire course of her life so far. Her elevation to the top constitutional post of the country reflects that she is a symbol of not just the marginalized sections of society, but also for women across the country, for youth. In fact, she symbolizes new India in many ways. She's the first president of India to, in fact, who was born in independent India post 1947. Mr. Singh, coming to you for your reaction, in a world where we are seeing fast changing political dynamics, not to go too far, within our neighborhood, we can see several democracies, witnessing political upheavals, elected governments in thriving democracies have been overthrown by anti-state factors. Even in that surrounding, India, the world's largest democracy, shines bright, a symbol of this inclusive democracy of empowering that very section which has been, remained marginalized, which has remained downtrodden for decades together. See, Draupadi Murmu elevation to the post of president, highest office in India, and her swearing in today gives a great message, not just to every single Indian in the country, but also people abroad. Look at the composition that was there on the dais. You had Chief Justice, you had the outgoing president, you had incoming president, now the president of India, you had vice president, and you had Lok Sabha speaker. And seated was Prime Minister and other host of other dignitaries. Each person represented different region of the country. You had representation of East, North, South, and West. That is the best part of democracy. Two persons who, Chief Justice of India, N.V. Ramanna, and the President, Draupadi Murmu, their mother tongue is not Hindi. The oath was administered in Hindi, and she read out her oath in Hindi. That is, I think, one of the best part that was there. The other part was the personal touch in Draupadi Murmu's speech, a very personal touch, recounting a bit of her own story to inspire people, the journey, the connect of tribal community with the nature. When we are talking so much about the nature, absolutely, she is a great inspirational story. She is a story for every Indian to aspire for whatever, give wings to your dreams. On 75th anniversary of India's independence, you have a Prime Minister, Narendra Modi, who by himself is an inspirational story, born in a very marginalized family. And from there on to, by his own struggle, by his own courage and conviction, Prime Minister of the country. You have President who by herself is a great inspirational story, coming from a community which though constitutes about 10% of Indian population, but is on the margins of. Absolutely. And Mr. Tandon, a reaffirmation that in India, democracy is not a privilege, it is a way of life, where the poorest of the poor, even the marginalized one, can dream and, be seated on the top constitutional post. Certainly, the incoming president summed up her feelings in 3 sentences. First, she said her elevation to the highest post in the country is not her personal victory or achievement. It is the achievement of all the poor, downtrodden, weaker section and marginalized sections of the society. The second, she said that all these sections, which I have referred to, can see their image in me. I represent all of them, and also that the women folk. She said that I represent the entire women folk in the country. And then she went on to call upon, appeal to the youth to see the achievement of a downtrodden tribal woman. And therefore, they should take inspiration from that. And she said, I promise you all the help, assistance and cooperation to the youth of this country to achieve their goal, and whatever they have, the dreams they have, they can be fulfilled, because in a democratic society, Indian Republic, every section of the society gets a chance to fulfill its dream. So, summing up,
that she represents not only the poor, the weaker section, the marginalized section, the tribal community, but the youth and the women folk all in one. So they can all the time look at her. यहाँ हम तस्वीरें, सीधी तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से देख रहे हैं और राष्ट्रपति भवन में अब औपचारिक तौर पर विदाई दी जाएगी रामनाथ कोविंद को और यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर के बाद हम देखेंगे औपचारिक विदाई होती हुई। साथ ही इंटर सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर की जो औपचारिकता है, जो प्रक्रिया है, वो फिलहाल यहां पूरी की जाएगी। ये सीधी तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से। PVG Commandant Colonel Anup Tawari giving the command. The President of India, Srimati Draupadi Murmu, boarding her vehicle along with former President Shri Ramnath Kovind. ये काफिला नॉर्थ कोर्ट की ओर बढ़ता हुआ, जहां से अब राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति कमेटी रूम की तरफ जाएंगे। Here at the North Court, awaiting the arrival of the new president, personnel and staff of Rashtrapati Bhavan. Greeting their new president. राष्ट्रपति भवन स्वागत कर रहा है नए राष्ट्रपति का, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और उनके साथ पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। The President moves towards the committee room and also her new office and her new residence. राष्ट्रपति भवन के इस भव्य गलियारे पर पूर्व राष्ट्रपतियों के चित्र, कावेरी जो कमेटी रूम है उस ओर प्रस्थान। This magnificent building, sandstone, pink and cream, the Rashtrapati Bhavan has a fabulous history of its own. रामकृपाल जी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और अब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और राष्ट्रपति भवन से सीधी तस्वीरें भी हमने देखी किस तरह से हैंडलिंग ओवर सेरेमनी हुई है। रामनाथ कोविंद ने अपने जो अंतिम भाषण है उसमें कहा था कि मुझे दृढ़ विश्वास है कि मेरा जो देश है वो 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए तैयार हो रहा है। और द्रौपदी मुर्मू जी ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि 2 पटरियों पर देश आगे बढ़ेगा, सबका प्रयास और सबका कर्तव्य। तो ये जो नारा एक तरह से उन्होंने दिया है तमाम युवाओं के लिए, वो कितना कारगर, कितना सही? बिल्कुल, मुझे याद है कि जब कोविंद जी का पहला एड्रेस हुआ था, जब वो राष्ट्रपति बने थे, तो उन्होंने एक बात कही थी
कि मैं उस घर और उस गांव से आया हूं जो कच्ची मिट्टी का बना हुआ था और जिसमें बारिश में